प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय को मापने के दौरान जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक स्थिति का आईना होती है, इसलिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को मापना महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। लेकिन जब भी हम राष्ट्रीय आय को मापने की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली कठिनाइयों को यहाँ दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है सैद्धांतिक कठिनाइयाँ और दूसरा है व्यवहारिक कठिनाइयाँ। सैद्धांतिक कठिनाइयों के अंतर्गत सबसे पहली समस्या है अंतिम व मध्यवर्ती उत्पादन का अंतर। जब हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ी तो हमने उसके अंतर्गत अध्ययन किया कि राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्यों का योग होती है। अर्थात राष्ट्रीय आय के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो सबसे पहली कठिनाई यही उत्पन्न होती है कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतर किस प्रकार से स्पष्ट किया जाए। कई ऐसी वस्तुएं अस्तित्व में रहती हैं जिनमें हम यह तय नहीं कर पाते कि ये अंतिम वस्तुएं हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। किसी स्थान पर कौन सा पदार्थ अंतिम वस्तु है और कौन सा मध्यवर्ती है, इसका निर्धारण करना एक कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि एक ही पदार्थ यदि एक स्थान पर अंतिम वस्तु है तो वही दूसरे स्थान पर मध्यवर्ती वस्तु के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे दफ्तर में प्रयोग किया जाने वाला कागज अंतिम वस्तु कहा जाएगा, परंतु यदि वही कागज पुस्तक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो वो एक तरह से मध्यवर्ती वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसी भी वस्तु का यह तय करना कि वो अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, यह राष्ट्रीय आय को मापने की एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक कठिनाई है। दूसरा है कीमतों में परिवर्तन की समस्या। वस्तुओं की कीमतों में निरंतर परिवर्तन भी राष्ट्रीय आय की गणना को अस्थिर और भ्रामक बना देता है। ऐसा कई बार होता है कि जब वस्तु उत्पादन होती है तो कीमत कुछ और होती है, परंतु जब वह तैयार होकर बाजार में बिकने आती है तो उसकी कीमत परिवर्तित हो जाती है। तब यह कठिनाई सामने आ जाती है कि वस्तुओं का मूल्यांकन किन कीमतों पर किया जाए। अतः राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस कीमत के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। तो मुद्रास्फीति, जिसमें कीमतों में लगातार परिवर्तन होते हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय का आकलन भ्रामक भी साबित हो सकता है और आय की गणना करते समय यह समस्या भी आती है कि किस मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए, वस्तु के उत्पादन के समय की या उसको बाजार में बेचने के समय की कीमतों को शामिल किया जाए। इसके बाद तीसरी जो सैद्धांतिक समस्या है वह है प्रतिफल रहित सीमाओं का अस्तित्व। किसी भी देश में एक बड़ा क्षेत्र ऐसा होता है जो प्रतिफल रहित अर्थात बिना किसी वेतन के या भुगतान के अपनी सेवाएं देता है, और ऐसी जो सेवाएं हैं या ऐसी जो वस्तुएं हैं उनका राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना संभव नहीं होता, क्योंकि उनको एक तरह से बाजार कीमतों पर नहीं आंका जा सकता। साधारणतः केवल उन्हीं सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है जिनको मुद्रा द्वारा बाजार के अंतर्गत बेचा जाता है, उनके मूल्य को मापा जाता है, अर्थात जिनके बदले में प्रतिफल दिया जाता है। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसी कई सेवाएं नजर आती हैं जिनका मुद्रा में मूल्य नहीं मापा जाता। जैसे एक अध्यापक को स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने पर तो वेतन मिलता है, लेकिन यदि वह घर पर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसको उसके बदले में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, जबकि उसके घर पर बच्चों को
पढ़ाया जाने वाला कार्य भी उसकी सेवाओं के अंतर्गत आता है। परंतु वही सेवाएं जब वह अपने ही बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए अर्पित करता है तो उसे कोई वेतन नहीं मिलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेवाएं वही हैं, परंतु एक परिस्थिति में वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं और दूसरी परिस्थिति में वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। तो ये भी एक बड़ी समस्या है राष्ट्रीय आय के आकलन में कि कुछ प्रतिफल रहित या निःशुल्क जो सेवाएं लोगों द्वारा दी जाती है, जबकि वो उस वर्ष की अवधि में उत्पादित होती हैं, तो उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि उनका प्रतिफल के रूप में भुगतान नहीं किया जाता, मुद्रा के रूप में उनको बाजार में नहीं मापा जाता, इसलिए उनको राष्ट्रीय आय में शामिल भी नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक समस्या है। चौथा है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना से तात्पर्य एक ही वस्तु के उत्पादन को दो बार काउंट करने की समस्या से है, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका राष्ट्रीय आय में 2 या 2 से अधिक बार मूल्यांकन या आकलन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए ही इसके अंतर्गत अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है, लेकिन दोहरी गणना फिर भी संभव हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई लकड़हारा एक लकड़ी का तना किसी बढ़ई को 20 रुपये में बेचता है, बढ़ई उस लकड़ी के तने को मेज बनाकर किसी फर्नीचर वाले को 40 रुपये में बेच देता है। यदि वह लकड़ी की कीमत को हर बार की कीमत से जोड़ा जाए तो इस हिसाब से राष्ट्रीय आय में 60 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि वास्तव में केवल 40 रुपये की ही वृद्धि होती है। लेकिन एक बार लकड़हारे ने 20 रुपये में बेचा, फिर फर्नीचर वाले को बढ़ई ने 40 रुपये में बेचा। लकड़ी वही है, लेकिन उसको 2 बार काउंट एक तरह से किया जा रहा है। ऐसी दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय का अनुमान भी वास्तविकता से इतर हो जाता है। अतः इस दोहरी गणना से बचने के लिए यह आवश्यक है कि केवल अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए। तो दोहरी गणना की समस्या भी राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली एक गंभीर समस्या है। और नेक्स्ट है विदेशी कंपनियों की आय। यूँ तो हमने पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है या गैर निवासियों से प्राप्त आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा लाभांश के रूप में उन कंपनियों के पास स्वयं रहता है, जबकि एक हिस्सा उस देश में रहता है जहां वो कंपनियां काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी संपूर्ण जो आय है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता और इसकी वजह से राष्ट्रीय आय के अनुमान गलत हो सकते हैं। इसलिए विदेशी कंपनियों की जो आय है उसकी गणना करने में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये 5वीं समस्या है। और छठी सैद्धांतिक समस्या है उपयुक्त विधि के चयन की समस्या। जब हमने राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का अध्ययन किया तो उसमें प्रमुख रूप से 4 विधियां हमने देखी। पहली उत्पादन संगणना विधि, दूसरी आय संगणना विधि, तीसरी व्यय संगणना विधि और चौथी सामाजिक लेखांकन विधि। अब किसी देश में राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाए, इसका निर्धारण करना भी किसी राष्ट्रीय आय के आकलन की एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां अलग तरह की होती हैं और सभी देशों में किसी एक ही विधि से राष्ट्रीय आय को नहीं मापा जा सकता। अलग अलग देशों में अलग अलग विधियों से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी राष्ट्रीय आय के आकलन की अलग अलग विधियों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु उत्पादन और आय संगणना विधि का मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। और इसके बाद दूसरी जो व्यावहारिक समस्या जो राष्ट्रीय आय का माप करते समय संगणकों के सामने आती है, उनमें से पहली है वस्तु विनिमय की समस्या। आज भी अल्प विकसित और विकासशील देशों में एक बहुत बड़े क्षेत्र में वस्तु विनिमय की स्थिति पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ भी लोग वस्तु विनिमय
का उपयोग करते हैं, और वस्तु विनिमय जब होता है तो उसका मौद्रिक मूल्य नहीं मापा जाता, वो बाजार में नहीं आकलित की जाती, इसलिए उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें मुद्रा विनिमय का ही अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वस्तु विनिमय की जो समस्या है वो भी राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई उत्पन्न करती है। दूसरा है अविश्वसनीय आंकड़े। भारत जैसे देश में जहां आज भी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं, और अशिक्षित का मतलब यहाँ सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं, जो अपने वित्तीय जो शिक्षा है वो उनके पास नहीं है। लोग अधिकांश लोग अपने आय व्यय का सही हिसाब किताब नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े आय के प्राप्त होते हैं वो भी एक तरह से विश्वसनीय नहीं होते, उन पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जाता। तो उन आंकड़ों के आधार पर जो विश्वसनीय नहीं है उनके आधार पर राष्ट्रीय आय को मापना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है, और ये भी एक कठिनाई उत्पन्न करता है। तीसरा है व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव। व्यावसायिक वर्गीकरण विकसित देशों में तो नियमित रूप से पाया जाता है, लेकिन अल्प विकसित राष्ट्रों में लोगों के व्यावसायिक वर्गीकरण का पूरी तरह अभाव होता है। जीवन निर्वाह के उद्देश्य से कुछ व्यक्ति कई प्रकार के काम धंधों में संलग्न रहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि श्रमिक प्राय अकाल और सूखे के दिनों में शहरों की ओर काम की तलाश में जाकर मेहनत मजदूरी का काम भी करने लगते हैं। इन लोगों को अलग अलग काम से प्राप्त आय का अनुमान लगाना एक कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय में साल भर काम करेगा तो उससे उसका व्यावसायिक वर्गीकरण बिल्कुल दुरुस्त रहेगा और उसकी आय का सही आकलन किया जा सकेगा। लेकिन जब एक ही व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में काम कर लेता है, कभी खेती का काम करने लग जाते हैं, कभी किसी फैक्ट्री कारखाने में जाकर काम करने लग जाते हैं, कभी कहीं कोई विशेष सेवाएं देने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति में उसका जो व्यावसायिक वर्गीकरण है वो व्यवस्थित नहीं रह पाता, जिससे राष्ट्रीय आय के मापने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है स्व उपभोग हेतु किया गया उत्पादन। क्योंकि राष्ट्रीय आय में तो केवल उसी उत्पादन को शामिल करते हैं जो बाजार में बिकता है, लेकिन हमारे देश में और अन्य देशों में भी बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केवल व्यक्ति अपने उपभोग के लिए करता है, और वो उस वस्तु या सेवा को बाजार में विक्रय नहीं करता, इसलिए उसका बाजार में कोई मूल्य आकलित नहीं किया जाता। इसलिए ऐसी जो सेवाएं हैं या ऐसी जो वस्तुएं हैं जो केवल अपने उपभोग के लिए उत्पादन की जाती हैं, उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से छूट जाती है। नेक्स्ट अशिक्षा। अशिक्षा जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि अशिक्षा के अंतर्गत पढ़ने लिखने के साथ साथ वित्तीय साक्षरता को भी शामिल किया जाता है, जिसमें लोग अपने आय और व्यय या उत्पादन का सही ब्यौरा नहीं रख पाते हैं। इससे भी राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है उपयुक्त विधि के चयन में कठिनाई, जो हमने सैद्धांतिक समस्याओं के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया है कि किसी देश में उत्पादन विधि का से माप किया जाए या आय विधि से माप किया जाए या व्यय विधि से या सामाजिक लेखांकन विधि से, तो इसके समाधान के लिए भी देश की या किसी देश की अर्थव्यवस्था की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का चयन किया जाता है। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली कठिनाइयां हैं जिन्हें हमने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दो वर्गों में बांटकर अध्ययन